हेलो गाइस, ये है यादव गौरव लॉ और आज पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजीसी नेट में इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। प्लीज़ पढ़ लो और प्लीज़ सब्सक्राइब करना गाइज। सिर्फ वीडियो देख लो, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है। मेरे 82% ऑफ माई ट्रैफिक डजेंट सब्सक्राइब, ऐसा मुझे यूट्यूब ने बोला, तो प्लीज़ तुम्हें बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, स्टैब्लिश्ड इन हेग, नीदरलैंड, स्टैब्लिश्ड इन जून 1945 और ऑपरेशनल फ्रॉम अप्रैल 1946। ये सारी डेटा नेट वगैरह में पूछते हैं, याद कर लेना, लिख लेना। आर्टिकल 38 बताता है ए बी सी डी, ये 4 सोर्स ऑफ लॉ बताता है और 2 में भी है, और इनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कभी कोई केस जाएगा ना, तो सबसे पहले वो इंटरनेशनल कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। अगर कोई कन्वेंशन से अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो रहा है तो ठीक है, वरना कस्टम लगाएंगे। उससे रिजॉल्व हो रहा है तो ठीक है, वरना जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस लगाएंगे। उससे भी नहीं हो रहा तो जुडिशियल डिसीजन और ज्यूरिस्टिक वर्क्स बीच में लाएंगे। अगर उससे भी नहीं हो रहा है ना, तो एक्स एक्वे एथ बोनो करेंगे उन केसेस को डिसाइड। एक्स एक्वे एथ बोनो का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द राइट एंड गुड फ्रॉम इक्विटी एंड कॉन्शियंस। तो ये 5 सोर्स ऑफ लॉ हुए, ठीक है। इसी ऑर्डर में अप्लाई करेगा और आईसीजे इनको: इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल कस्टम, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन और जुडिशियल डिसीजन एंड ज्यूरिस्टिक वर्क्स। और सेक्ट 2 में 38(2) के अंदर में एक्स एक्वे एथ बोनो अकॉर्डिंग टू द राइट एंड गुड। तो इसकी अगर अपन एक लिस्ट बनाए तो क्या क्या आएगा: इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल कस्टम, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस, जुडिशियल डिसीजंस एंड ज्यूरिस्टिक वर्क्स, इक्विटी एंड कॉन्शियंस एंड जस्टिस। ये हो गए आर्टिकल 38 के अंदर के सोर्सेज। इसके अलावा भी सोर्सेज हैं जो कि अनऑफिशियल हैं मगर अलाउड हैं, ठीक है। वो सोर्सेज को भी वैल्यू है। जैसे अपने यूएन जनरल असेंबली वगैरह के जो डिसीजंस होते हैं और बाकी दूसरे ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनके डिसीजंस होते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के रेजोल्यूशंस होते हैं, और जो अपने म्यूनसिपल कोर्ट होते हैं ना, जो अपने स्टेट के कोर्ट्स होते हैं, वो कोई इंटरनेशनल मैटर टच करते हैं, उसमें कोई डिसीजन देते हैं तो वो, ठीक है। और एटसेट्रा, एटसेट्रा तो लाइफ सेवर होता ही है। तो एटसेट्रा का मतलब यहाँ पे क्या है? एटसेट्रा का मतलब यहाँ पे है कि एग्जॉस्टिव नहीं है ब्रो ये लिस्ट, इसके अलावा भी है सोर्सेज, लेकिन मेन मोटे मोटे यही हैं, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे 1 इंटरनेशनल कन्वेंशन, 2 इंटरनेशनल कस्टम, 3 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ और 4 जुडिशियल डिसीजन एंड ज्यूरिस्टिक वर्क। इक्विटी एंड कॉन्शियंस एंड जस्टिस में कुछ ऐसा है नहीं डिस्कस करने जैसा, और ये सारे के सारे तो नॉन एग्जॉस्टिव हैं, इनको तो डिस्कस करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो मेन ये हैं, ये 4 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैं जो जिन पर डिस्कशन का जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल कन्वेंशंस। इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बारे में दे रखा है वेदर जनरल और पर्टिकुलर एस्टैब्लिशिंग रूल्स एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंटेस्टिंग स्टेट। अब देखो कन्वेंशन का यहाँ पे मतलब क्या हुआ। कन्वेंशन यहाँ पे एक अम्ब्रेला टर्म है। कन्वेंशन इंप्लाई करता है कन्वेंशन, ट्रीटी, प्रोटोकॉल और अग्रीमेंट एटसेट्रा, ठीक है। सिर्फ कन्वेंशन ही नहीं, कन्वेंशन एक स्पेशल टाइप की ट्रीटी होती है, ठीक है। ट्रीटी इज अ रिटन अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। कन्वेंशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीटी। प्रोटोकॉल इज अ मेथड फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ अ ट्रीटी। तो ये अलग अलग टर्म्स हैं, ये अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होती है, इनका मतलब पता होना चाहिए। तो कन्वेंशन एक अम्ब्रेला टर्म की तरह यूज़ किया गया, इसका एम्बिट में सबको डाल दिया गया है, ठीक है। तो 38 आर्टिकल 38 के कन्वेंशन के अंडर में कन्वेंशन, ट्रीटी, प्रोटोकॉल, अग्रीमेंट एटसेट्रा सब कुछ आता है। A treaty is an agreement whereby two or more states establish or seek to establish relationship between them governed by international law। मतलब इंटरनेशनल लॉ से हम गवर्न होंगे, ऐसी एक ट्रीटी होती है, मतलब एक अग्रीमेंट होता है जो 2 और मोर स्टेट्स इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। अब इधर 2 और मोर स्टेट्स में ये दिक्कत है कि 2 और मोर स्टेट्स अगर यहाँ पे लिख देते हैं अपन, तो ये काफ़ी डेफिनेशन का एम्बिट छोटा हो जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आती इसके अंदर, इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ नहीं आती। तो आर्टिकल 3 ऑफ वियना कन्वेंशन 1969 2 के बाद वाला ही बोलता है अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ सच एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कैन ऑल्सो कंक्लूड ट्रीटीज़, ठीक है। तो ये जो नैरो किया था इसको वापस वाइड कर दिया गया इधर। तो कन्वेंशन समझ में आए। बेसिकली कन्वेंशन एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंडर में सब कुछ आता है, और ट्रीटी जो होती है वो सिर्फ 2 और मोर स्टेट्स नहीं फॉर्म करते, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म कर सकती हैं।
नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल कस्टम। इंटरनेशनल कस्टम्स एज एविडेंस ऑफ अ जनरल प्रैक्टिस एक्सेप्टेड एज लॉ। इसका मतलब है एक कस्टम को इंटरनेशनल कस्टम होने के लिए दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। देयर शुड बी सफिशिएंटली यूनिफॉर्म स्टेट प्रैक्टिस, कंडीशन नंबर 1। यूनिफॉर्म स्टेट प्रैक्टिस होनी चाहिए थ्रू आउट द वर्ल्ड विदाउट एक्सेप्शन, ये है कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, देयर शुड बी अ बिलीव दैट सच प्रैक्टिस इज ऑब्लिगेटरी। इसको ओपिनियो जूरिस बोलते हैं, मतलब ऐसी कुछ लॉ कुछ प्रैक्टिस करना ये समझ के कि दैट इज ऑब्लिगेटरी, नॉट एज अ कर्टसी, ठीक है। तो व्हेन यू थिंक सच प्रैक्टिस इज ऑब्लिगेटरी एंड यू फॉलो इट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट बिकम्स एन इंटरनेशनल कस्टम। एक और चीज़ होती है यूसेज। यूसेज होती है इंटरनेशनल हैबिट। यूसेज और कस्टम में ये डिफरेंस होता है कि जो यूसेज होती है ना, अरे ये क्या हो गया, हाँ, तो जो यूसेज होती है ना, दैट हैजंट टेकन द फॉर्म ऑफ अ लॉ। लेकिन जो कस्टम होता है ना, इट हैज़ टेकन द फोर्स ऑफ लॉ, मतलब वो लॉ ऑलमोस्ट बन चुका है। तो यूसेज विच हैज़ टेकन फोर्स ऑफ लॉ इज कस्टम, ठीक है। तो ये हो गया अपना कस्टम। नेक्स्ट आता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एक्सेप्टेड बाय सिविलाइज्ड नेशन। क्या होते हैं जनरल प्रिंसिपल? जनरल प्रिंसिपल जैसा कि उसका नाम बोलता है, जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं। बाय जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ इट मीन्स प्रिंसिपल्स सो जनरल एज टू अप्लाई विद इन ऑल सिस्टम्स ऑफ लॉ। मतलब इतने बेसिक चीज़ें हैं कि जो एक कॉमन सेंस इम्प्लाइड है कि हाँ भाई ये लगेगा ही लगेगा। एग्जाम्पल क्या है? पैक्टा सेंट सर्वांडा। पैक्टा सेंट सर्वांडा का क्या मतलब हुआ? पैक्टा सेंट सर्वांडा का मतलब हुआ कि ट्रीटीज जो आपने साइन करी हैं वो आप पे ऑब्लिगेटरी होंगी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्लिगेटरी होंगे, ठीक है। ये पैक्टा सेंट सर्वांडा का मतलब है। तो ये कॉमन सेंस है कि अगर आप कोई ट्रीटी साइन कर रहे हो तो ऑब्लिगेटरी होगी ही होगी। ऐसे आ गया नो मैन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस। ये क्या? ये है नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल फॉलो होते ही होते हैं अगर आप लॉ की बात कर रहे हो तो। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस मिलेगा ही मिलेगा। रेस जुडिकाटा विच हैज़ बीन ट्राइड एंड हर्ड विल नॉट बी हर्ड एंड ट्राइड अगेन। प्रिस्क्रिप्शन, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो आगे मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में। एक फेमस केस लॉ भी है इसका, इंटरनेशनल लॉ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट, प्रिस्क्रिप्शन। जब एक ज़मीन की हो जाती है बाय प्रिस्क्रिप्शन एक नेशन की। तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एक्सेप्टेड बाय सिविलाइज्ड नेशन, बहुत सिंपल की सो जनरल प्रिंसिपल्स दैट दे वुड बी अप्लाइड एनी हाउ, है ना। नेक्स्ट आता है और लास्ट, जुडिशियल डिसीजंस एंड ज्यूरिस्टिक वर्क्स, ठीक है। लेकिन इसमें दो चीज़ें दे रखी है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 59 एंड सब्सिडरी मीन्स। सब्सिडरी मीन्स मतलब ये सब्सिडरी मीन्स है, और सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 59 अपन आर्टिकल 59 देखते हैं। Article 59 of Statute of ICJ says that the decisions of the court shall not have any binding force except for the parties of the case only for that particular matter। ये बोल रहा है अगर कोई केस डिसाइड हो रहा है तो कोई प्रेसिडेंट वैल्यू नहीं है उस केस की, ठीक है। वो आगे वाले केसेस में एज अ प्रेसिडेंट अप्लाई नहीं होता है। वो सिर्फ जो उस डिसीजन होगा कोर्ट का, उसकी रेलेवेंस सिर्फ उसी पार्टीज के लिए, सिर्फ उसी केस के अंदर होएगी, ठीक है, उसी पर्टिकुलर मैटर के अंडर में होएगी। तो ICJ डिड नॉट अडॉप्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, स्टेट डिसाइजेस का डॉक्ट्रिन बोलते हैं इसको। इस वाले सोर्स का क्या मतलब हुआ जुडिशियल डिसीजन एंड जुडिशियल वर्क? देखो जुडिशियल डिसीजन तो किस काम में आते हैं? दे आर इफ देयर आर यूनिफॉर्म डिसीजंस ऑफ म्युनिसिपल कोर्ट्स ऑफ वेरियस नेशंस, दे कैन सर्व एज एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंटरनेशनल कस्टम। जो म्युनिसिपल कोर्ट के डिसीजंस होते हैं ना यूनिफॉर्म, मैंने बताया था कस्टम यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो कैसे प्रूव होएगा? वो म्युनिसिपल कोर्ट के जुडिशियल डिसीजन से प्रूव होएगा। तो एक एविडेंस प्रोवाइड करते हैं जुडिशियल डिसीजंस ऑफ म्युनिसिपल कोर्ट्स टचिंग इंटरनेशनल मैटर्स। और ज्यूरिस्टिक वर्क एकदम लास्ट केस सिनेरियो है, ओनली रिजॉर्टेड टू व्हेन ऑल अदर सोर्सेज लिस्टेड आर नॉट इनफ टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। तो ये दोनों ही जो अपने सोर्सेज है ना, ये सब्सिडरी एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैं। मतलब जुडिशियल डिसीजंस कस्टम की एग्जिस्टेंस के लिए एक एविडेंस का काम करते हैं, और ज्यूरिस्टिक वर्क एकदम लास्ट रिजॉर्ट सिनेरियो होता है, ठीक है। तो ये हो गया जुडिशियल डिसीजंस एंड ज्यूरिस्टिक वर्क। ट्रीटीज पे एक अलग वीडियो डिस्क्रिप्शन में जैसे ही मैं बना दूंगा डाल दूंगा, उसको अपलोड कर दूंगा। और ये हो गए हमारे 4 मेन सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसके अलावा एक्स एक्वे एट बोनो था बाय गुड कॉन्शियंस, ठीक है। वो जस्टिस वस्टिस के प्रिंसिपल्स को लेके फॉलो करना, वो कॉमन सेंस वाली बात है कि हाँ भाई कोर्ट लगाएगा ही वाले, क्योंकि जब आपके पास कोई सोर्स होता ही नहीं, मान लो कोई डिस्प्यूट आया, वो आर्टिकल 38 1A B C D चारों से ही नहीं रिजॉल्व हो रहा है ही नहीं कुछ, तो फिर वो बाय गुड कॉन्शियंस वाला फैक्टर इंक्लूड होता है। उसके अलावा 4 जो मेन सोर्सेज थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो गाइस, जब सब्सक्राइब नहीं करते हो यार सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा।
और थैंक यू। और वीडियो में बनाता रहूँगा। कमेंट्स में कुछ सजेशन हो तो बता दो, और नई सजेशन हो तो कुछ नया वीडियो बनाना है, कोई टॉपिक बता दो, कुछ भी बता दो। जो भी अगर कोर्स में होगा तो मैं पढ़ूंगा और आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो गाइस, बाय बाय।